हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीयू वाला। आज का हमारा टॉपिक है व्यूज ऑफ प्रोमिनेंट थिंकर्स। तो फ्रीडम चैप्टर को कंप्लीट करते हुए अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे हैं, जो कि है व्यूज ऑफ प्रोमिनेंट थिंकर्स। तो चलिए बिगिन करते हैं आज का टॉपिक, जो हमारे पहले थिंकर के साथ आज हम डिस्कस करेंगे, जो है एफ.ए. हायक। सो लेट्स बिगिन विद द व्यूज ऑफ एफ.ए. हायक। सो लेट्स बिगिन। सो व्यूज ऑफ एफ.ए. हायक ये रहे। ठीक, what are his views? तो he argued freedom or liberty as the absence of coercion or arbitrary will of another upon individual। तो एफ.ए. हायक कहते हैं कि लिबर्टी और फ्रीडम का मतलब है एब्सेंस ऑफ कोर्जन और आर्बिट्री विल ऑफ अनदर अपॉन द इंडिविजुअल। कि फ्रीडम तब होता है सोसाइटी में, रियलाइज या फ्रीडम तब किसी इंडिविजुअल को मिलता है जब उसे कोई कोर्स ना करे, किसी का क्वेश्चन ना हो उसके ऊपर। वो कोई भी एक्शन ले रहा है तो फ्री टू उस एक्शन को एक्सरसाइज करने के लिए वो फ्री हो, कोई उसे रोकने वाला ना हो। तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज फ्रीडम? फ्रीडम इज द एब्सेंस ऑफ कोर्शन और आर्बिट्री विल ऑफ अनदर। या फिर एक तो कोर्शन और दूसरा वो कह रहे हैं आर्बिट्री विल ऑफ अनदर, कि उसके जो भी एक्शंस हो उसके सेल्फ गाइडेड एक्शंस हो, उसके खुद के मन के हो, ना कि कोई और उसके एक्शंस को गाइड कर रहा हो। तो आर्बिट्री विल ऑफ अनदर ना हो, किसी और की मनचाही विल ना हो, कैसी भी उसकी खुद की सेल्फ गाइडेड एक्शंस हो, और जो एब्सेंस ऑफ कोर्शन हो, फ्री फ्रॉम कोर्शन हो, तो उसे फ्रीडम कहते हैं। तो व्हाट एफ.ए. हायक रिकॉल्ड एज फ्रीडम, ही कॉल्ड द एब्सेंस ऑफ कोर्शन और द आर्बिट्री विल ऑफ अनदर अपॉन द इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज फ्रीडम। किस चीज का एब्सेंस? कोर्जन का एब्सेंस एंड आर्बिट्री विल ऑफ अनदर। इन दो चीजों का जो कहते एब्सेंस होगा वो फ्रीडम होगा। हु रिकॉल्ड इट? एफ.ए. हायक ने ऐसा बोला, फ्रीडम के लिए उन्होंने इस तरीके से आर्ग्यू करा। और उन्होंने बोला claimed it as the essence of individual freedom. Wait a second, let me highlight it. Claimed it as the essence of individual freedom. और वो कहते हैं कि ये इंडिविजुअल फ्रीडम का एसेंस है। क्या है एसेंस? फ्री फ्रॉम कोर्जन एंड आर्बिट्री विल ऑफ अनदर। वो कहते हैं कि ये जो दो कॉन्सेप्ट है, कोर्जन का और आर्बिट्री विल ऑफ अनदर का, ये जो है ये इंडिविजुअल फ्रीडम का एसेंस है। किसका एसेंस है? इंडिविजुअल फ्रीडम का। ठीक, उसके बाद ये इतना पहले कमेंट करते हैं, क्या कमेंट करते हैं कि व्हाट इज फ्रीडम, एंड वो कहते हैं कि फ्रीडम इज द एब्सेंस ऑफ कोर्जन एंड आर्बिट्री विल ऑफ अनदर अपॉन द इंडिविजुअल। ठीक, और कहते हैं कि ये जो एब्सेंस ऑफ कोर्जन एंड आर्बिट्री विल ऑफ अनदर है ना, यही एसेंस है ह्यूमन इंडिविजुअल का। ठीक, सॉरी, ह्यूमन इंडिविजुअल फ्रीडम का। ठीक, तो जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसका एसेंस है एब्सेंस ऑफ कोर्जन एंड आर्बिट्री विल ऑफ अनदर। तो उसके बाद आता है, उन्होंने आगे क्या बोला, तो ही डिफरेंशिएटेड बिटवीन पॉलिटिकल फ्रीडम, इनर फ्रीडम एंड फ्रीडम एज पावर। ठीक, wait a second, let me highlight it। तो ये देखो, he differentiated between individual freedom from political freedom, inner freedom and freedom as power। तो उन्होंने जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसे तीन चीजों से डिफरेंशिएट करा। पॉलिटिकल फ्रीडम से डिस्टिंग्विश करा उसे, इनर फ्रीडम से डिस्टिंग्विश करा और फ्रीडम एज पावर से डिस्टिंग्विश करा। तो उनकी डिस्टिंक्शंस क्या होती हैं? तो चलिए उनकी डिस्टिंक्शंस को देखते हैं। व्हाट ही डिस्टिंग्विश्ड, उन्होंने कैसे डिस्टिंक्शंस करी। तो पहला था उनका डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक, तो आओ इसको देखते हैं। वो कहते हैं व्हाट इज पॉलिटिकल फ्रीडम। एक मिनट, वो कहते हैं व्हाट इज पॉलिटिकल फ्रीडम। तो उन्होंने बोला पॉलिटिकल फ्रीडम डिनोट्स द चॉइस ऑफ पार्टिसिपेशन इन चॉइस ऑफ गवर्नमेंट, प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन एंड कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कि जब किसी इंडिविजुअल को फ्रीडम होता है पार्टिसिपेट करने का, किसमें? चॉइस ऑफ देयर गवर्नमेंट, अपने मन की गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइक बाय बीइंग एन ऑफिसर और बाय बीइंग एन एमएलए, एमपी, मतलब रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं लोगों का अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करके। तो चॉइस मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम क्या होता है? फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन द चॉइस ऑफ गवर्नमेंट, इन द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन एंड इन द कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, तो इन तीन चीजों में जो फ्रीडम होता है, फ्रीडम टू पार्टिसिपेट होता है किसमें? एक तो होता है चॉइस ऑफ देयर गवर्नमेंट, एक होता है प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन और तीसरा होता है कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इन तीन चीजों में पार्टिसिपेट करने का जो फ्रीडम होता है वो पॉलिटिकल फ्रीडम कहलाता है। ठीक, क्या बोला उन्होंने? चॉइस ऑफ देयर गवर्नमेंट, प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन एंड कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें कहीं पे भी कोर्जन की बात हुई है? नहीं हुई है। तो वो कहते हैं कि दिस डजंट कोइंसाइड विद इंडिविजुअल फ्रीडम। क्यों नहीं कोइंसाइड करता है? क्योंकि यहाँ पे कोर्जन की बात नहीं हुई, इसलिए वो कहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री मे बी ए रिस्ट्रिक्टिव कंट्री, रिस्ट्रिक्टिव। ठीक, एंड ए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री मे बी ए परमिसिव कंट्री। कंट्री का मतलब स्टेट। ए डेमोक्रेटिक स्टेट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे बी रिस्ट्रिक्टिव स्टेट, एंड वेयर एज ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और स्टेट
मे बी ए परमिसिव स्टेट। कि इसका मतलब अगर कोई स्टेट पॉलिटिकल फ्रीडम दे रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिविजुअल फ्रीडम भी दे रहा है, और अगर इंडिविजुअल फ्रीडम दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉलिटिकल फ्रीडम दे रहा है। तो पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इंडिविजुअल फ्रीडम आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीडम उन्होंने बताया। और एक स्टेट जो क्या कहते हैं इंडिविजुअल सॉरी पॉलिटिकल फ्रीडम दे रहा है, इज नॉट नेसेसरी कि वो इंडिविजुअल फ्रीडम भी दे। ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक स्टेट में भी रिस्ट्रिक्टिव। डेमोक्रेटिक स्टेट कहाँ क्या होता है, जहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम हो। ठीक, इसीलिए वो कहते हैं एक डेमोक्रेटिक स्टेट में भी रिस्ट्रिक्टिव, वेयर एज ए नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट में भी परमिसिव। ठीक, इसमें वो कहना यही चाहते हैं कि एक स्टेट जो पॉलिटिकल लिबर्टी देता हो इज नॉट नेसेसरी कि वो इंडिविजुअल लिबर्टी भी देता हो। ठीक है, ये डन। पॉलिटिकल लिबर्टी या पॉलिटिकल फ्रीडम और इंडिविजुअल फ्रीडम में क्या डिफरेंस था हमने बता दिया। पॉलिटिकल फ्रीडम में उन्होंने 3 राइट्स टू पार्टिसिपेशन के लिए 3 राइट्स पे उन्होंने फोकस करा, चॉइस ऑफ द गवर्नमेंट, प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन एंड कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन इंडिविजुअल फ्रीडम का एसेंस क्या है कि कोहेजन के ऊपर बात होनी चाहिए, कोहेजन की एब्सेंस होनी चाहिए। तो कोहेजन को एब्सेंस को ये सिग्निफाई नहीं करते या उसे पॉइंट आउट ही नहीं करते, तो दिस डजंट कोइंसाइड्स विद इंडिविजुअल फ्रीडम। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, दिस डजंट कोइंसाइड्स विद इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक, चलो अब दूसरे डिस्टिंक्शन पे चलते हैं जो एफ.ए. हाइक ने करी बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इनर फ्रीडम। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन, एक मिनट लेट मी कलर इट ब्लू, डिस्टिंक्शन बिटवीन इनर फ्रीडम एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक, तो डिस्टिंक्शन बिटवीन इनर फ्रीडम एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, वेट ए सेकेंड थिंक। हाँ, अब इनर फ्रीडम, व्हाट इज इनर फ्रीडम? तो फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू गाइड हीज और हर एक्शंस बाय हीज और हर ओन कंसिडर्ड विल rather than by momentary impulse or circumstances। तो now what do you mean by inner freedom? inner freedom का मतलब होता है freedom of an individual to govern, मतलब govern नहीं, freedom of an individual to guide his or her actions by his own considered will rather than by the momentary impulse or सर्कमस्टेंसेस। इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल के पास फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपने एक्शंस को खुद डिसाइड करे कि मुझे कहाँ पे क्या एक्शन करना, कैसे बिहेव करना, कैसे कैसे कब क्या एक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है। ठीक, कैसे मुझे मेनली कैसे बिहेव करना है। तो बिहेव करने के लिए जो या एक्ट करने के लिए जो उसका डिसाइडिंग फैक्टर हो वो खुद डिसाइड करे अपने लिए मुझे कैसे एक्ट करना है। तो फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू गाइड हीज और हर एक्शन बाय हीज और हर ओन कंसिडर्ड विल, अपने खुद के मन के अनुसार काम करने का फ्रीडम, इनर फ्रीडम, कि मुझे अभी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। जैसे हम लोगों का नॉर्मल लाइफ में होता है, हम सोचते पढ़े या ना पढ़े, तो हम किसी से फोन करके पूछते हैं, हाँ भाई अब तो पूछते हैं, अब तो दोस्तों के दाई में आ गया कि हाँ भाई पढ़ रहा है, नहीं भाई नहीं पढ़ रहे, अरे यार पढ़ ले, चल संग मिल के पढ़ते हैं। तो अब तो जमाना अलग है, हम भी इसी जमाने पे, चिंता ना करो। लेकिन जनरली क्या, अगर जैसे आपको खाना खाना है तो आप किसी से पूछते हो कि खाना खाएं, आपका मन हुआ, आपको भूख लगी, आप जाके खाना खा लोगे। आपका मन हुआ है कि अब गाने सुनने, आपने लीड उठाई, ईयरफोन्स उठाए, लगाए, गाने सुनने लगे। तो इट ऑल डिपेंड्स ओवर यू, कि आपके जो एक्शंस हैं वो आपका खुद का मन डिसाइड करता है ना। तो उसी की बात हो रही है इनर फ्रीडम की, कि जो आपके एक्शंस हैं, ठीक, उन्हें आप खुद डिसाइड करो, आपकी जो कंसिडर्ड विल है वो डिसाइड करे, ना कि कोई और सर्कमस्टेंस डिसाइड करे, ना कोई मोमेंटरी इम्पल्स, मतलब कोई और इन्फ्लुएंस करके ना आपको डिसाइड करवाए। आपके खुद के ओन कंसिडर्ड डिसीजंस होने चाहिए। तो व्हाट डू वी मीन बाय इनर फ्रीडम? इनर फ्रीडम मींस फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू गाइड हीज और हर एक्शंस बाय हीज और हर ओन कंसिडर्ड विल rather than by momentary impulse or circumstances। ठीक है, मतलब जो इंडिविजुअल का फ्रीडम है, मतलब फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू गाइड हीज और हर एक्शंस बाय हीज और हर ओन कंसिडर्ड विल। समझ गए? अपने खुद के मन के अनुसार एक्शंस या काम करना, उसे कहते हैं इनर फ्रीडम। ठीक, तो अब तुमने देखा होगा, इसमें लग रहा है ना कि हाँ इसमें इंडिविजुअल फ्रीडम की बात हुई, इन्होंने क्वेश्चन की बात उठाई कि दैट फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू गाइड हीज और हर एक्शंस अकॉर्डिंग टू हीज और हर ओन कंसिडर्ड विल, किसी और के इन्फ्लुएंस में आके ना डिसीजंस ले या सर्कमस्टेंसेस के इन्फ्लुएंस में ना डिसीजन ले। तो इसमें लगता है कि शायद हाँ इसमें इंडिविजुअल फ्रीडम और इनर फ्रीडम एक जैसे हैं, पर नहीं है। कैसे? पहले मुझे भी लगा था एक जैसे हैं, ठीक, लेकिन फिर जब इसे पढ़ा डीपली तो समझ में आया नहीं ऐसा नहीं है। जब इस पे थोड़ा बहुत मतलब टीचर से पूछा, इधर उधर 2-4 बुक्स पढ़ी, तब समझ में आया, बड़ा डीप है। देखो आपको भी बताएंगे, आप भी यही कहोगे अरे इतना डीप, मतलब अभी तक यही लग रहा है ना इनर फ्रीडम और इंडिविजुअल फ्रीडम सेम है, पर अब देखो अभी ये क्या कहते हैं, अब ये कहते हैं, हाँ वेट अ सेकंड, हाँ, सच फ्रीडम
is free from coercion but not from moral weakness or the influence of passing emotions. अब वो कहते हैं कि सच फ्रीडम, अगर किसी के पास इनर फ्रीडम है तो इसका मतलब ये तो है कि वो कोर्जन से, अदर्स के कोर्जन से, फ्री फ्रॉम कोर्जन ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों के कोर्जन से तो फ्री है, पर नॉट फ्रॉम मोरल वीकनेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ पासिंग इमोशंस। पर मोरल वीकनेस मतलब जो मोरल इन्फ्लुएंस होती है या मोरल वीकनेस होती है उससे फ्री नहीं है, और जो इन्फ्लुएंस ऑफ पासिंग इमोशंस होती है, इमोशंस की जो इन्फ्लुएंस होती है उससे फ्री नहीं है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि सच फ्रीडम इज फ्री फ्रॉम कोर्जन बट नॉट फ्री फ्रॉम मोरल वीकनेस और द इन्फ्लुएंस ऑफ पासिंग इमोशंस। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि सच फ्रीडम, जो इनर फ्रीडम है, फ्री फ्रॉम कोर्जन ऑफ अदर्स है बट नॉट फ्री फ्रॉम मोरल वीकनेस। मोरल वीकनेस लाइक फॉर एग्जांपल, आपको एक लड़का पसंद है, सिंपल सी एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक। अब एक लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं पर वो डिफरेंट रिलीजन के हैं, ठीक। लड़का सपोज फोर्स से मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, तो अब वो मैरिज करेंगे तो लड़की भी सोचेगी और लड़का भी सोचेगा काफी टाइम, मतलब यहाँ पे उनकी मोरल वीकनेस है। अब वो करना चाहते हैं, उनके वो उन्होंने डिसाइड कर रखा है, उनकी ओन कंसिडर्ड वे है कि उन्हें मैरिज करनी है, वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा लव करते हैं, पर यहाँ पे मोरल वीकनेस आ रही है ना उनके सामने। अगर वो लड़की चाहे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलो प्यार हो गया, आप कह दो प्यार ना हुआ, एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है दैट विल यू मैरी मी, ठीक, और डू यू, आई लव यू, डू यू लव मी बैक, और विल यू बी माई फ्रेंड, विल यू बी माई पार्टनर, ऐसे करके उसे प्रपोज करता है एक लड़की को। तो अगर लड़का लड़की सेम रिलीजन के हैं तो आप सब जानते हो कि उनके पैचअप होने के चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं, पर अगर लड़के और लड़की डिफरेंट रिलीजन के हैं तो उनके पैचअप होने के चांसेस बहुत कम है, और इन केस अगर पैचअप हो भी जाए तो हम सबको मालूम है कि उनके मैरिज के चांसेस बहुत रेयर हैं, है ना। क्यों? यहाँ पे मोरल वीकनेस आती है। सेम रिलीजन में भी दो लड़का लड़की हैं और डिफरेंट रिलीजन जब हो रहा है तब भी वो लड़का लड़की हैं, वो शादी कर सकते हैं, बायोलॉजिकली इट्स ऑल पॉसिबल, ठीक। पर क्या हमारी मोरल वीकनेस है कि शादी तो सिर्फ अपने रिलीजन में करनी चाहिए। अगर इंटर रिलीजियस मैरिज करो तो मतलब सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करती, मम्मी पापा नहीं एक्सेप्ट करते, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें आती, इसे कहते हैं मोरल वीकनेस। अब यहाँ पे इंडिविजुअल के पास फ्रीडम तो है टू डू एज ही विशेस, पर यहाँ पे क्या मोरल वीकनेस आ जाती है। क्यों? सोसाइटी की वजह से, हमें जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर रेज्ड करा गया है उनकी वजह से, जो हमारे स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी वजह से, ठीक। इसे कहते हैं मोरल वीकनेस। आपको तो एकदम समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे फ्री है इंडिविजुअल करने के लिए, लेकिन अपने आप मन से एक प्रॉब्लम अपने आप निकल रही है, मन रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? क्या मन चाहता है कि शादी, मतलब मन चाहता है कि शादी हो जाए, पर मन फिर भी तुम्हें रोकेगा। क्यों? क्योंकि मन को सोसाइटी ने ऐसे एटमॉस्फेयर में रेस करा है ना, और जब सोसाइटी इनडायरेक्टली, सोसाइटी हो या फिर जिस एटमॉस्फेयर में आपको रेस करा जाता है वो इनडायरेक्टली आपको बहुत तरीके से अफेक्ट करता है। ये वन ऑफ सच वे है कि कैसे इनडायरेक्टली जिस एटमॉस्फेयर में आपको रेस करा गया है वो आपको अफेक्ट कर रहा है। ये एग्जांपल कहाँ के लिए प्रेवलेंट है? इंडिया के लिए वेल प्रेवलेंट है। वहीं यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाओ तो वहाँ पे ना एज मैटर करती है, ना सेक्स मैटर करता है, ना रिलीजन मैटर करता है, वहाँ कुछ नहीं मैटर करता। क्यों? क्योंकि वहाँ की सोसाइटी ऐसी, वहाँ पे रेस करा गया तो उनके ऊपर, उन्हें रेस करते समय इन सब चीजों से उन्हें इतना अवेयर नहीं करा गया, उनकी सोसाइटी इन सब चीजों के लिए इतना ज्यादा वेल कंसर्न नहीं थी, और इतना ज्यादा इन सब चीजों के लिए क्या कहते हैं, ये सब चीजें वहां मैटर नहीं करती थी, इसलिए वहां की सोसाइटी में ये फैक्टर नहीं वर्क करता है। पर इंडिया की सोसाइटी में फैक्टर वर्क करता है, बिकॉज इन इंडियन सोसाइटी ऑल दिस स्टफ्स मैटर अ लॉट, ठीक। तो ये हो गया इनर फ्रीडम के ऊपर। और इनर फ्रीडम में मोरल फ्रीडम क्या होता है, मोरल वीकनेस क्या होती है, वो हमने देख लिया कि मोरल वीकनेस क्या आती है इनर फ्रीडम को एक्सरसाइज करने की। आप अपने मन का भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई रोक रहा है, लेकिन आपका अंतर मन ही आपको रोकने लगता है, खुद का मन, तो वो मोरल वीकनेस। और इन्फ्लुएंस ऑफ पासिंग इमोशंस, और काफी टाइम क्या होता है कि सपोज एक सिंपल सी बात मतलब कर लो, जैसे सपोज ब्रेकअप हो गया। अब ये ऐसा टाइम होता है, मतलब हम लोग एडल्ट हैं, हम लोग बहुत जल्दी रिलेट कर लेंगे हम लोग सब इस चीज से। मोस्ट ऑफ टीनेज की एंड में आ रहे हो, कुछ की 20 स्टार्ट होगी, तो सब अच्छे खासे मतलब एडल्ट हो गए, सब समझते हैं, ठीक। तो आप खुद समझो, एक अभी हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा वैसा फेज कब आता है इमोशनल, जब क्या कहते हैं ब्रेकअप हो जाए, ठीक। और जब ब्रेकअप हो जाता है तो इंसान कितने सारे डिसीजंस लेता है, जो आई विल स्टार्ट टू ड्रिंक, आई विल स्मोक, और क्या कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, आईएएस बनेंगे उससे बदला लेंगे, ठीक। तो ऐसे डिसीजंस लेते हैं ना लोग, कि ये कहते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ पासिंग इमोशंस। अब उसके पास इनर फ्रीडम है, उसे जो करना है वो करेगा, और सोच समझ के अपनी वेल कंसिडर्ड विल से करेगा। पर ये जब इमोशंस होते हैं ना, इमोशनल टाइम होता है, इसीलिए जैसे चाणक्य की कहावत है, मतलब पुराने टाइप के बुजुर्ग लोग कहते आते हैं, और यूट्यूब वगैरह आप देखोगे तो चाणक्य के नाम से भी कहा, मतलब रील्स वगैरह मिल जाती है जिनमें लोग वो कहते हैं कि चाणक्य कहते थे कि कभी भी जब बहुत ज्यादा खुश हो तो कोई कहते वादा ना करो, और जब बहुत ज्यादा गम हो तो किसी से, मतलब किसी को कुछ कहो मत, बहुत ज्यादा गुस्से में है हो तो बोलो मत, ऐसे करके मतलब कहावत। हाँ,
मतलब होती है ना, हाँ होती हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी वो यही बता रहे हैं कि जब इमोशंस, जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं, जब वो पीक पे हो, जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तो उस टाइम पे कुछ कैसे भी करके हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एक्शंस होंगे वो हमारे ओन कंसिडर्ड विल के एक्शंस नहीं होंगे, वो एक मोमेंटरी इंपल्स की वजह से एक्शन लिए जाएंगे, पासिंग इमोशंस की वजह से इमोशंस डिसाइड करेंगे कि एक्शन कैसे लेना है, ना कि हमारी ओन कंसिडर्ड विल है वो डिसाइड करेगी। ठीक, तो यहाँ पे आपने देख लिया इनर फ्रीडम क्या है। इनर फ्रीडम का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू गाइड हीज और हर एक्शंस बाय हीज और हर ओन कंसिडर्ड विल रेदर देन बाय द मोमेंटरी इंपल्स और सर्कमस्टेंसेस। ठीक, ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने देखा इसके प्रॉब्लम क्या आती, तो इसमें सच फ्रीडम इज फ्री फ्रॉम कोर्जन, कोर्जन दूसरों के कोर्जन से तो फ्री है, बट नॉट फ्रॉम मोरल वीकनेस और द इन्फ्लुएंस ऑफ पासिंग इमोशंस। ठीक है, thus this doesn't coincide with the individual freedom, distinction between freedom as power and individual सॉरी पढ़ते चले गए। Thus this doesn't coincide with the individual freedom, तो ये इंडिविजुअल फ्रीडम के साथ कोइंसाइड नहीं करती। कि देखिए क्यों, क्योंकि अदर्स के कोर्जन से तो फ्री है, पर आर्बिट्री विल ऑफ अनदर या फिर कोर्जन जो है वो फिजिकल कोर्जन नहीं आ रहा है, पर मोरल कोर्जन है वहां पे। ठीक, तो कोर्जन आ रहा है, समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे, अरे समझ जाओ भाई, समझ आया होगा यार, इतने अच्छे समझाया है। नहीं समझ में आया तो कमेंट करना कि भैया नहीं समझ में आया। ठीक, तो फिर हम दोबारा समझेंगे। मेरे पास ऑप्शन क्या है यार, बड़ा दुख है जिंदगी में, आपकी में भी होगा, हाँ भैया सबकी में है, दिल्ली आके सबकी जीवन में दुख ही दुख है, किसी की नहीं बोल, ये बुलवाओ मत, ये सब बातें बोलने नहीं होती है ना। हाँ, मम्मी पापा वीडियो देख लें, कभी घर में बैठ के देख रहे हो लैपटॉप पे, कह दो ये सब चलने लगे, मम्मी पापा हमें बोलने लगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, चिंता ना करो, पढ़ो मजे में पढ़ो। ठीक, तो अब करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रीडम एंड फ्रीडम एज पावर एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक, तो चलो आओ डिस्कस करते हैं। तो अब तीसरा डिस्टिंक्शन हम लोग देखेंगे किसका, एफ.ए. हायक का। एफ.ए. हायक का जो तीसरा डिस्टिंक्शन है वो डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रीडम एज पावर एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। तो अब वो कहते हैं व्हाट डू वी मीन बाय फ्रीडम एज पावर। तो चलो देखते हैं व्हाट डू ही मीन बाय फ्रीडम एज पावर। तो फ्रीडम एज पावर, पावर टू सेटिस्फाई आवर विशेस एंड चॉइसेस। फ्रीडम एज पावर का मतलब होता है पावर टू सेटिस्फाई आवर विशेस एंड चॉइसेस। फ्रीडम एज पावर, फ्रीडम को जब हम एज पावर कंसीव करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, तो फ्री पावर टू सेटिस्फाई आवर विशेस एंड चॉइसेस, उसे कहते हैं फ्रीडम एज पावर। क्या, पावर टू सेटिस्फाई आवर विशेस एंड चॉइसेस। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन नॉन इंटरफेरेंस विद अनदर्स एक्ट एंड ए पर्सन्स इफेक्टिव पावर टू एक्ट। अब ये कहते हैं इसके डिफरेंस को दिखाने के लिए, अब ये उसके डिफरेंस के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्रीडम एज पावर में एंड फ्रीडम इंडिविजुअल फ्रीडम में। तो फ्रीडम एज पावर में उन्होंने पावर टू सेटिस्फाई अवर विशेस एंड चॉइसेस बोला। इन्होंने कोर्जन के बारे में कोई बात नहीं करी, इन्होंने कहा कि एक पर्सन बहुत स्ट्रांग होगा तो उसे कोई कोर्स ही नहीं कर पाएगा। ठीक, तो फ्रीडम एज पावर इस तरीके से उन्होंने बात रखी, उन्होंने कोर्जन के ऊपर कोई बात नहीं करी। कोर्जन विल बी देयर, पर उसके पास पावर इतनी है कि वो कोर्जन को ओवरकम कर ले रहा है, तो ये तो बात ही नहीं है। इंडिविजुअल फ्रीडम कहता है कि कोर्जन होगा ही नहीं, और ये कह रहे हैं कि कोर्जन होगा पर तुम्हारे पास पावर होगी तो तुम कोर्जन को ओवरकम कर लोगे। तो ये यहाँ से लग रहा है, देखो नहीं कन्फ्लिक्टिंग है और ये सेम नहीं है, लग रहा ना, हाँ लग रहा। और देखो और कैसे लगेगा वो बता रहे हैं। तो देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन नॉन इंटरफेरेंस विद अनदर्स एक्ट एंड ए पर्सन्स इफेक्टिव पावर टू एक्ट। तो इन्होंने क्या कहा, अब ये बोलते हैं एफ.ए. एक्ट इसे डिस्टिंग्विश करते हुए, वो कहते हैं कि इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडिविजुअल फ्रीडम में एंड फ्रीडम एज पावर में। फ्रीडम एज पावर इफेक्टिव पावर टू एक्ट की बात करता है, और इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो एब्सेंस ऑफ कोर्जन की बात करता है। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एक तो नॉन इंटरफेरेंस की बात करता है, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ अदर्स इन ए पार्टिकुलर एक्ट, और एक दूसरा कहता है इफेक्टिव पावर टू एक्ट। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो बस वो यही कहते हैं देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन नॉन इंटरफेरेंस विद अनदर्स एक्ट एंड ए पर्सन्स इफेक्टिव पावर टू एक्ट। ओके, चलो ये हो गया क्या, फ्रीडम एज पावर और इंडिविजुअल फ्रीडम के बीच में डिस्टिंक्शन। और इसी को वो एग्जांपल के थ्रू मतलब कंसोलिडेट करते हैं कि मजबूत तरीके से आपको समझ में आ जाए, तो मजबूत तरीके से आपको समझा रहे हैं। समझो ये कि ये पर्सन में बी एबल टू डू, रुको इसका कलर चेंज करें, क्या करें, ब्लू करें, चलो आओ ब्लू, आज ब्लू है, पानी नहीं, आज करनी है पढ़ाई, पानी बाद में। ए पर्सन मे नॉट बी एबल टू डू व्हाट ही मे नॉट लॉफुली डू और अनेबल टू डू व्हाट नोबडी इज ट्राइंग टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग। अब उन्होंने कहा कि कैसे, अगर किसी के पास पावर टू एक्ट है, ठीक, फ्रीडम एज पावर है किसी के पास, ही इज हैविंग पावर टू एक्ट ओवर हिज चॉइसेस, तो कैसे उसे कोर्स करा जा सकता है। अब ए पर्सन में बी एबल टू डू व्हाट ही मे नॉट लॉफुली डू। अब एक पर्सन के पास फ्रीडम है कि वो कुछ भी, वो कोई काम कर सकता है, लाइक
वो उसकी बॉडी और फिजिक बहुत अच्छा है, उसके पास फ्रीडम है, वो मतलब उसके पास कैपेसिटी है कि वो ड्रग्स के जो हार्मफुल इफेक्ट्स है उन्हें बेयर कर लेगा, ठीक। वो स्मोक बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेगा, ठीक, उसके पास कैपेसिटी है कि मतलब वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर लेगा, ठीक है। लेकिन क्या इन केसेस में लॉ से ये सब काम करने को अलाउ करते हैं? लॉ ना उसे ड्रग्स अलाउ करेंगे, ना क्या कहते हैं स्मोकिंग अलाउ करेंगे, मतलब स्मोकिंग दैट टैबैको इज अलाउड बट स्मोकिंग वीड्स इज नॉट अलाउड, ठीक, तो वहां पे भी उसे रोकेंगे, ठीक। उसके बाद ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में भी उसे रोकेंगे, हाथ से ज्यादा ड्रिंक कर लोगे उस केस में भी तुम्हें इंटरव्यू कोर्स करेगा स्टेट। तो अब यहाँ पे लॉज हैं, ठीक। अब इस पर्सन के पास पावर टू एक्ट तो है, इज हैविंग फ्रीडम एज पावर, उसके पास पावर तो है, पर उसके पास इन सब चीजों को एक्सरसाइज करने के लिए फ्रीडम नहीं, क्यों? लॉ उसे के अगेंस्ट है, इज हैविंग द पावर बट इज नॉट हैविंग सच, ही इज नॉट फ्री फ्रॉम कोर्जन, लॉ उसे कोर्स कर रहे हैं इन सब चीजों के। अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए लॉ कोर्स नहीं कर रहा, टू गेट हायर क्वालिफिकेशंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, टू डेवलप योरसेल्फ, टू डेवलप स्किल्स, टू डेवलप टैलेंट्स, इन सब चीजों में क्या है, स्टेट तुम्हें रोक नहीं रहा है, पर ये तुम्हारे ऊपर की तुम्हारे पास ये पावर है, अब उस इंडिविजुअल के पास पावर नहीं है इन सब चीजों को डेवलप करने की। तो दे आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस वेयर जो इंडिविजुअल है उसके पास पावर तो है, पर जो करने की पावर है वो लॉ अलाउ नहीं करता, और जो लॉ अलाउ करता है वो उसके पास करने की पावर नहीं है। तो देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस जहां पे इंडिविजुअल के पास पावर है कि वो जो करना चाहता है वो कर सकता है, पर वो चीज लॉ अलाउ नहीं करती, और जो लॉ अलाउ करती है वो चीज वो कर नहीं सकता है, ठीक। तो यही बात वो बोलते हैं, पर्सन में नॉट बी एबल टू डू व्हाट ही मे नॉट लॉफुली डू, और एबल और अनेबल टू डू व्हाट नोबडी इज ट्राइंग टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग। ए पर्सन मे बी एबल टू डू what he may not lawfully do or unable to do what nobody is trying to prevent him from doing। समझे? समझ गए? चलो ये डिस्टिंक्शन पूरी हो गई। तो एक बड़ा पार्ट था इनके व्यूज का डिस्टिंक्शन तीनों में, तो अब एक डिस्टिंक्शन हो गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने क्या बोला, Hence freedom as power shouldn't be confused with individual freedom। तो बस वही ये कंक्लूड कर देते हैं अपना डिफरेंशिएशन। ओ फ्रीडम एज पावर एंड इंडिविजुअल फ्रीडम के बीच में कहते हैं कि hence जब इंडिविजुअल फ्रीडम एज पावर में कोर्जन की कोई बात नहीं, फ्रीडम एज पावर में कोर्जन इन्वॉल्व होता है, तो इसका मतलब है कि ये भी इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है। Hence फ्रीडम एज पावर shouldn't be confused with इंडिविजुअल फ्रीडम। समझ गए? डन। अब आपको समझ में आएगा आगे चल के कि इन्होंने इतना बोला क्यों इसके बारे में। तो चलो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तैसे तैसे समझ में आएगा कि भाई उन्होंने चाचा जी ने इतना क्यों बोला। तो हायक इंसिस्टेड ऑन प्रिजर्विंग द ओरिजिनल मीनिंग। अच्छा कलर चेंज करें, चलो हरा रंग। Hayek insisted on preserving the original meaning of the word freedom by closely restricting its application। ठीक, तो Hayek insisted on preserving the original meaning of the word freedom by closely restricting its application। Hayek क्या कहते हैं? Hayek insist करते हैं for preserving the original meaning of word freedom by closely restricting its application। वो जो freedom है वर्ड उसकी क्या कहते हैं, जो मीनिंग है उसे प्रिजर्व करने के लिए इंसिस्ट करते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए आर्ग्यू करते हैं, और जो उसका यूज है, जो पॉलिटिशियंस उसका यूज करते हैं और जनरल वेज में जर्नलिस्ट वगैरह उसका यूज करते हैं फ्रीडम का, उस यूज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कहते हैं कि ये यूज मत करो, ठीक, रिस्ट्रिक्टिंग इट्स एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि ही आर्ग्यूज दैट द कार्डिनल व्यू ऑफ लिबर्टी शुडंट बी एक्सप्लॉइटेड बाय कलेक्टिविस्ट्स टू जस्टिफाई लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेट इंटरवेंशन। वो कहते हैं कि क्यों लिबर्टी या फिर जो फ्रीडम वर्ड है उसका ऑफन यूज नहीं करना चाहिए बाय पॉलिटिशियंस एंड जर्नलिस्ट। तो वो कहते हैं कि जो पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट हैं वो फ्रीडम को किस सेंस में यूज करते हैं, वो इस सेंस में यूज करते हैं फॉर जस्टिफाइंग दैट स्टेट इंटरवेंशंस को जस्टिफाई करने के लिए, जिसे पॉजिटिव फ्रीडम बोलते हैं, ठीक। तो वो पॉजिटिव फ्रीडम की तरह जब फ्रीडम को यूज करते हैं तो जो वर्ड फ्रीडम है वो उसकी मीनिंग को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि फ्रीडम का मतलब होता है। अब उन्होंने क्या फ्रीडम बताया, एफ ए हायक ने बताया फ्रीडम फ्रॉम कोर्जन एंड दैट आर्बिट्री विल ऑफ अदर्स, मतलब फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स। तो वो कहते हैं फ्रीडम क्या है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स। और जब पॉलिटिशियंस और स्टेट या फिर जर्नलिस्ट मिलके जो स्टेट एक्शंस हैं या स्टेट इंटरफेरेंस है उसे जस्टिफाई करते हैं, तो क्या होता है, जब स्टेट जब स्टेट क्या कहते हैं, स्टेट इंटरफेरेंस को जस्टिफाई करते हैं, तो जो असली मीनिंग है फ्रीडम की उसी को ये कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। तो ही सेज, ही आर्ग्यूज दैट द कार्डिनल वैल्यू ऑफ लिबर्टी शुडंट बी एक्सप्लॉइटेड। जो उसकी मेन वैल्यू है लिबर्टी की उसे एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए बाय कलेक्टिविस्ट मतलब पॉजिटिव फ्रीडम के जो सपोर्टर्स होते हैं। तो द कार्डिनल वैल्यू ऑफ लिबर्टी शुडंट बी एक्सप्लॉइटेड बाय कलेक्टिविस्ट टू जस्टिफाई लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेट इंटरवेंशन। ठीक,
कि जो कार्डिनल वैल्यू है लिबर्टी की, जो लिबर्टी की असली मीनिंग है उसे क्या कहते हैं, एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए पॉजिटिव लिबर्टी या पॉजिटिव फ्रीडम के सपोर्टर्स के द्वारा इन ऑर्डर टू जस्टिफाई लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेट इंटरवेंशन। लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेट इंटरवेंशन को जस्टिफाई करने के लिए लिबर्टी का वर्ड लिबर्टी का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक, एक मिनट रुको जरा यार, आंख में कुछ चला गया, देखते हैं। पता नहीं क्या था, खैर निकल गया यार, आंख में कुछ चला जाए तो प्राण निकल जाते थोड़ी देर के लिए, है ना। क्या करें यार, जिंदगी में दुख है ना, थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा। कहाँ पढ़ रहे थे, हायक की बात कर रहे थे, चलो अब कंटिन्यू करते हैं। तो हायक इंसिस्टेड ऑन प्रिजर्विंग द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रीडम बाय क्लोजली रिस्ट्रिक्टिंग इट्स एप्लीकेशन। तो हायक किस चीज पे इंसिस्ट करते हैं, जो वर्ड फ्रीडम है उसकी मीनिंग को प्रिजर्व करने के लिए। कैसे प्रिजर्व करते हैं, उनका कहना होता है कि वर्ड फ्रीडम जो है उसे जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस और स्टेट जैसे ऑफन यूज करते हैं फॉर जस्टिफाइंग स्टेट इंटरवेंशन, इस तरीके से उसे यूज नहीं करना चाहिए। तो कार्डिनल वैल्यू ऑफ लिबर्टी शुडंट बी एक्सप्लॉइटेड बाय कलेक्टिविस्ट इन ऑर्डर टू जस्टिफाई लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेट इंटरवेंशन। ठीक, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो एफ ए हायक है वो फ्रीडम वर्ड का यूज नहीं चाहते इन ऑर्डर टू, एक मिनट, तो जो एफ ए हायक है वो वर्ड लिबर्टी या फ्रीडम का यूज नहीं चाहते इन ऑर्डर टू जस्टिफाई दैट स्टेट इंटरवेंशंस। वो कहते हैं कि जो वर्ड फ्रीडम है उसका यूज स्टेट इंटरवेंशंस को जस्टिफाई करने के लिए नहीं होना चाहिए। फ्रीडम अपने आप में, फ्रीडम का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, और जब आप फ्रीडम का यूज करते हो इन ऑर्डर टू जस्टिफाई स्टेट इंटरवेंशंस तो आप एक एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट इवन पुट कर रहे हो, तो दोनों की मीनिंग कॉन्ट्राडिक्टरी है। और ये फ्रीडम की जो एक्चुअल मीनिंग है उसे लोगों के बीच में चेंज कर देगा धीरे से, या फिर लोगों को जो फ्रीडम की एक्चुअल मीनिंग है उसे टाइम के साथ व्हाइट वॉश कर देगा। लोग समझेंगे फ्रीडम मतलब इंटरवेंशन फ्रॉम स्टेट। तो आप फ्रीडम की जो एक्चुअल कार्डिनल वैल्यू है उसे मत, उसके साथ खिलवाड़ मत करो। आप फ्रीडम वर्ड का इस्तेमाल मत करो इन ऑर्डर टू जस्टिफाई स्टेट इंटरवेंशन। ये वो कहते हैं, क्या कहते हैं, डोंट यूज द वर्ड फ्रीडम और लिबर्टी इन ऑर्डर टू जस्टिफाई लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेट इंटरवेंशंस। ठीक, ये उनकी स्टैंड होती है। अब क्या इसका मतलब ये है कि जब ये स्टेट इंटरवेंशंस के अगेंस्ट हैं तो क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव लिबर्टी के भी अगेंस्ट होंगे, ये नेगेटिव लिबरल होंगे। अभी इन केस ये नेगेटिव लिबरल है या पॉजिटिव लिबरल है ये तो हम आगे डिस्कस करते करते पता चलेगा। पर ये किया ये पॉजिटिव लिबर्टी के अगेंस्ट है तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर कहोगे फिर ये स्टेट इंटरवेंशंस के अगेंस्ट का नहीं, स्टेट इंटरवेंशंस के भी अगेंस्ट नहीं है, पर अभी तो आपने बोला, इसीलिए एक एक लाइन को बहुत अच्छे से सुनो और समझो। ठीक, जब मुझे याद रहता है तो मैं बता देता हूँ, पॉइंट आउट कर देता हूँ, पर जब नहीं भूल जाऊँ ना तो अपने कान और दिमाग मतलब सब खोल के रखो ताकि पकड़ सको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये यूज ऑफ फ्रीडम, वर्ड फ्रीडम एंड लिबर्टी के अगेंस्ट है। वो नहीं चाहते कि वर्ड फ्रीडम या लिबर्टी का इस्तेमाल हो इन ऑर्डर टू जस्टिफाई दैट लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेट इंटरवेंशन। वो कह रहे स्टेट इंटरवेंशन करो जो आपके क्या कहते हैं वेलफेयर एक्शंस हैं फॉर पुअर्स एंड फॉर इंक्रीजिंग एंड सपोर्टिंग स्किल्स एंड टैलेंट्स, वो वेलफेयर एक्शंस आप कंटिन्यू रखो, पर उन्हें क्या लिबर्टी या फ्रीडम का नाम मत दो। ठीक, उन्हें ये मत बोलो कि ये फ्रीडम को इंक्रीज करना है, उन्हें कुछ और बोलो। तो his stand was not against the welfare actions or the state interventions. His action was against the use of word freedom and liberty, freedom or liberty in order to justify those state interventions. ठीक, तो he was not against the state interventions, he was against the use of freedom and liberty, the word, as to justify the large amount of state interventions. ठीक, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट हायक आइडेंटिफाइज फ्रीडम एज फ्रीडम फ्रॉम कंस्ट्रेंट ऑफ स्टेट। ये देखो आ गया। हाँ, फ्रीडम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कम शब्दों में अगर बोला जाए तो हायक आइडेंटिफाइज फ्रीडम एज फ्रीडम फ्रॉम कंस्ट्रेंट्स ऑफ स्टेट। ठीक, तो इन शॉर्ट हायक आइडेंटिफाइज फ्रीडम एज फ्रीडम फ्रॉम कंस्ट्रेंट्स ऑफ स्टेट। समझ गए, बहुत बढ़िया बात, समझ गए। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो कितना बचा, बहुत अच्छा खासा बचा। अभी लगेंगे 2 दिन और, नहीं इतना नहीं लगेगा, मजाक कर रहे यार, बैठो। अरे वीडियो बंद मत करो यार, बैठो अभी खत्म करते थोड़ी देर में। ठीक, हायक आर्ग्यूज दैट इंडिविजुअल्स डिफर ग्रेटली। अब ये दोबारा कुछ बात कहते हैं, कौन कहता है, हायक बात कहते हैं। तो हायक आर्ग्यूज दैट इंडिविजुअल्स डिफर ग्रेटली इन देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज, thus if we treat them equally the result must be inequality in their actual positions। अभी क्या कहते हैं, पूरे बात इनकी पहले सुनो। हायक आर्ग्यूज दैट इंडिविजुअल्स डिफर ग्रेटली इन देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज, thus if we treat them equally
द रिजल्ट मस्ट बी इनइक्वालिटी इन देयर एक्चुअल पोजीशंस। ठीक, अब वो कहते हैं जो इंडिविजुअल्स हैं सारे इंडिविजुअल्स डिफरेंट हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबके सब डिफरेंट हैं इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल्स एंड टैलेंट्स। कुछ ज्यादा टैलेंटेड हैं, कुछ कम टैलेंटेड हैं, कुछ के पास अच्छी स्किल्स हैं, कुछ के पास ऐसी मतलब कुछ की स्किल्स ऐसी हैं दैट दे कैन उन्हें मनी मेकिंग में बड़ी आसानी होगी, कुछ की स्किल्स ऐसी हैं जिनका उनसे पर्सनल डेवलपमेंट होगा पर मनी मेकिंग नहीं होगी, कुछ की स्किल्स ऐसी हैं कि लो मनी मेकिंग कर सकती हैं, कुछ की हाई मनी मेकिंग कर सकती हैं। तो अगर सारे ह्यूमन बींग्स की बात करो, सारे ह्यूमन इंडिविजुअल्स की बात करो तो दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक, ह्यूमन इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज। तो वही बात हायक कहते हैं कि हायक आर्ग्यूज दैट इंडिविजुअल्स डिफर ग्रेटली इन देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज, thus if we treat them equally the result must be inequality in their positions। ठीक, तो जब ह्यूमन इंडिविजुअल्स डिफरेंट हैं इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज, तो अगर इन डिफरेंट ह्यूमन इंडिविजुअल्स को हम इक्वली ट्रीट करेंगे तो जो आउटकम होगा वो होगा इनइक्वालिटी इन देयर एक्चुअल पोजीशंस। तो हम उन्हें एक तरीके से इनइक्वालिटी मार्केट में रखी जाएगी। अब सपोज, ये नहीं समझ में आ रहा ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। आप सपोज एक बात कर लो, ये मतलब मेरे चश्मे का केस है, ये है इसका केस है ये, तो इस केस की कीमत 100 रुपए है। ठीक, और जितने भी लोग चश्मे पहनते हैं, सपोज ये केस सबको चाहिए होता है अपने चश्मे को मतलब अगर सही से स्टोर करना है तो उसके लिए चाहिए होता है। ठीक, अब इसकी कीमत अगर 100 रुपए है, ठीक, और मेरे पास 80 रुपए है, और मेरा एक दोस्त ले लो सेकेंड पर्सन सपोज राम, तो राम के पास है सपोज 40 रुपए, और अमित को ले लो तो अमित के पास समझ लो 90 रुपए है। तो हम 4 लोग हैं, मैं, राम और अमित। अब 4 लोग हैं, चारों लोगों को ये केस चाहिए। ठीक, मेरे पास 80 है, राम के पास 40 है, अमित के पास 90 है। ठीक, और स्टेट डिसाइड करती है कि हम सबको 30-30 रुपए देंगे। ठीक, कि सबको सपोर्ट करना है कि सब लोग अपने चश्मे के लिए ये केस खरीद सकें, तो स्टेट कहती है कि हम सबको 30-30 रुपए देंगे। ठीक, तो मुझे 30 रुपए मिलते, मेरे पास 80 थे, मेरे 30 मिल गए, मेरे पास 110 हो गए, मैंने केस खरीद लिया। राम को मिले राम के पास 40 रुपए, तो उसे 30 मिले स्टेट की तरफ से, तो उसके पास 70 हो गए। पर क्या अभी भी वो खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता, उसे अभी भी और 30 चाहिए। तो इवन फ्रॉम द स्टेट सपोर्ट अभी भी वो नहीं खरीद पा रहा है। ठीक, लेकिन जो अमित है, अमित को मिले, तो अमित के पास 90 थे, 30 मिले, 120 हो गए, उसने खरीद लिया और 20 रुपए बच गए। तो यही बात अब क्या हुआ कि सारे ह्यूमन इंडिविजुअल्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे थे, जब उन्हें इक्वली ट्रीट करा गया तो व्हाट वी हैव गॉट एज ए रिजल्ट ये आया कि सारे ह्यूमन इंडिविजुअल्स जो थे उनके बीच में इनइक्वालिटी आ गई। इनइक्वल वो पहले भी थे, वो डिफरेंट थे पहले, और जब उन्हें इक्वली ट्रीट करा तो रिजल्ट आया इनइक्वल। ठीक, यही बात वो कहते हैं कि हायक आर्ग्यूज दैट इंडिविजुअल्स डिफर ग्रेटली इन देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज। जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिफर ग्रेटली इन देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज, thus if we treat them equally the result must be inequality in their actual positions। ठीक, कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स को हमें डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए, और अगर हम उन्हें एक जैसे ट्रीट करेंगे, ठीक, और अगर हम उन्हें एक जैसे या सिमिलर वे में ट्रीट करेंगे तो जो उनकी एक्चुअल पोजीशन है वहां पे इनइक्वालिटी हो जाएगी। सिमिलर मतलब इन शॉर्ट वो ये कहते हैं कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। अगर हम उन्हें इक्वली ट्रीट करेंगे तो जो आउटकम होगा उनकी सिचुएशंस, उनकी पोजीशंस का, वो लीड करेगा टू इनइक्वालिटी और टुवर्ड्स इनइक्वालिटी। ठीक, तो देयरफॉर द ओनली वे टू प्लेस देम इन इक्वल पोजीशंस, लेट मी चेंज इट्स कलर, वेट अ सेकंड, नहीं ग्रीन कर, येलो करते हैं चलो। Therefore, the only way to place them in equal positions would be to treat them differently. But any attempt to create material equality among different individuals is bound to involve coercion, which deprive them of their freedom। ठीक, अब वो क्या कहते हैं, उन्होंने बताया कि जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उन्हें अगर हम इक्वली ट्रीट करेंगे तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स को इक्वली ट्रीट करने पे इनइक्वालिटी क्रिएट होती है सोसाइटी में। ठीक, वो ये बात कहते हैं, एक मिनट ये, हाँ अब तो कहते हैं कि जब डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं और उन्हें हम इक्वली ट्रीट करेंगे तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। ठीक, ये वो बात कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं तो ओनली जो तरीका है अगर हमें सोसाइटी में इक्वालिटी मेंटेन करनी तो हमें क्या कहते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को अनइक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। तो वही वो कहते हैं देयरफॉर द ओनली वे टू प्लेस देम इन इक्वल पोजीशन वुड बी टू ट्रीट देम डिफरेंटली। डिफरेंट इंडिविजुअल्स को डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ेगा, तभी हम उन्हें एक इक्वल पोजीशन में रख पाएंगे। जैसे मेरे पास 80 रुपए थे इसको खरीदने के लिए, इस केस को, तो मेरे पास 80 थे, तो मुझे 30 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ 20 रुपए दो। ठीक, अमित के पास 90 थे, तो उसे भी 30 रुपए देने की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ 10 रुपए दो। और अब हमें
हमें जब कम मिला तो उससे बचा, जैसे मुझे 20 मिले तो मेरे 10 बच्चे, अमित को 10 मिले तो उसके 20 बचे, 30 बचे ना, और 30 अब उसके पास 40 थे राम के पास, तो उसे 60 रुपए की जरूरत, तो उसे 60 दो ताकि वो भी खरीद सके। तो ये बात पुट फॉरवर्ड करी किसने, हायक, कि देयरफॉर द ओनली वे टू प्लेस देम इन इक्वल पोजीशन। इक्वल पोजीशन कब होगी, जब हम तीनों के पास केस होगा। तो द ओनली वे टू प्लेस देम इन इक्वल पोजीशन वुड बी टू ट्रीट देम डिफरेंटली। ठीक, बट इसके बाद कहते हैं अब वो डिफरेंट जो ट्रीटमेंट होता है, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, उससे जस्टिफाई कर देते हैं, हम भी जस्टिफाइड हो जाते हैं, बात तो सही कही अगले बंदे ने, पर आगे सुनो। बट एनी अटेम्प्ट टू क्रिएट मटेरियल इक्वलिटी अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स इज बाउंड टू इन्वॉल्व कोर्जन विच वुड डिप्राइव देम ऑफ देयर फ्रीडम। पर वो कहते हैं कि कोई भी अगर हम अटेम्प्ट करेंगे डिफरेंशियल, मतलब अगर हम इक्वलिटी को रियलाइज करने के लिए कोई अटेम्प्ट करेंगे, इन ऑर्डर टू रियलाइज मटेरियल इक्वलिटी अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स को हम मटेरियल टर्म्स में एक जैसा बनाएंगे। इंडिविजुअल्स डिफरेंट हैं, जो कि उनका नेचर है बीइंग डिफरेंट। ठीक, तो अगर हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स को एक जैसा बनाएंगे, ठीक, तो बट एनी अटेम्प्ट टू क्रिएट मटेरियल इक्वलिटी अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स इज बाउंड टू क्रिएट कोर्जन। तो क्या होगा, इससे कोर्जन आएगा। कोर्जन मतलब एनी अटेम्प्ट टू क्रिएट मटेरियल इक्वलिटी, कोई मटेरियल इक्वलिटी डिफरेंट इंडिविजुअल्स में मटेरियल इक्वलिटी क्रिएट करेंगे, वो इंडिविजुअल्स जो डिफरेंट है उन्हें इक्वल बनाएंगे। तो अगर उन्हें इक्वल बनाएंगे तो सपोज एक बात बताओ, जैसे ये उन्होंने 100 रुपए देके सबको ये केस खरीदवा दिया। अब उसके बाद बात है केस मिल गया, तो लोग, किसी ने कही यार मेरे पास तो पहले से केस था, या फिर कह दो मुझे केस, उन्होंने गवर्नमेंट ने कौन से केस के लिए बात करी, उन्होंने कही ये नॉर्मल केस है 100 रुपए वाला, ये वाला खरीद लो, इसके लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी। और कोई पर्सन है उसने कही नहीं मुझे 100 वाला नहीं चाहिए, 150 रुपए का आता है, इससे बढ़िया होता है, उस पर गोल्ड प्लेटिंग होती है, वो वाला लेंगे। ठीक, तो उसे 100 रुपए मिल गए, उसे के पास कितने भी रुपए थे, उसे गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली, उसके 100 पूरे हो गए, उसने थोड़ा टाइम वेट करके थोड़े रुपए और बचाए, 50 वाला गोल्ड प्लेटेड केस लिया उसने अपने चश्मे के लिए। ठीक, वो वैसा केस लेके आया। अब क्या हुआ, इनइक्वालिटी आ गई सोसाइटी में, कि किसी ने सब प्लास्टिक का यूज कर रहा है, वो गोल्ड प्लेटेड यूज कर रहा है। ठीक, तो अब देखो डिफरेंट, अब स्टेट क्या कर रहा है कि मटेरियली उन्हें इक्वल बना रहा है, पर क्या लोग क्या कर रहे हैं, वो इक्वलिटी को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, वो डिफरेंट होना चाह रहे हैं। ठीक, तो अब क्या, जब स्टेट मटेरियल इक्वलिटी को इम्पोज करना चाहेगा तो वो लोगों के फ्रीडम को इनहिबिट करेगा। कैसे इनहिबिट करेगा, कि अब वो कह देगा कि कोई भी पर्सन, सबको 100 वाला खरीदना है, कोई 150 वाला नहीं खरीदेगा, या 150 वाला हम स्टेट में बनने ही नहीं देंगे, उसका इंपोर्ट रोक देंगे, उसका प्रोडक्शन रोक देंगे, मैन्युफैक्चरिंग रोक देंगे, कहेंगे ना। तो अब इन्होंने क्या करा, तुम्हारे फ्रीडम के साथ इन्होंने इंटरफेयर करा, समझ में आया ना। हाँ, यही कि बट एनी अटेम्प्ट टू क्रिएट मटेरियल इक्वलिटी अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स इज बाउंड टू इन्वॉल्व कोर्जन। वहां पे कोर्जन इन्वॉल्व होगा जब आप डिफरेंट इंडिविजुअल्स को बराबर करना चाहोगे। एनी अटेम्प्ट टू, एक मिनट, एनी अटेम्प्ट टू क्रिएट मटेरियल इक्वलिटी अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, एक मिनट, हाँ, एनी अटेम्प्ट टू क्रिएट material equality among different individuals is bound to involve coercion which would deprive them of their freedom। यही बात जो कहते हैं कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अमंग अगर आप कोई भी इक्वालिटी, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अमंग मटेरियल इक्वालिटी को अगर आप एनफोर्स करना चाहोगे तो इट विल इन्वॉल्व कोर्जन। ठीक, एंड जहां पे कोर्जन होगा वहां पे फ्रीडम नहीं आप एक्सरसाइज, मतलब फ्रीडम नहीं रियलाइज करा जा सकता है, तो आप दूसरों के फ्रीडम को क्या करोगे, इनहिबिट करोगे। ठीक है, समझ में आया, हमें तो अच्छे समझ में आ रहा, तुम्हें भी और है। हाँ भैया आ रहा है, अरे मजाक कर रहे हैं यार, थक जाते ना पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए थोड़ा बहुत तफरी मजा होता रहता है। ठीक, तो अब बट एनी अटेम्प्ट टू क्रिएट मटेरियल इक्वालिटी अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स इज बाउंड टू इन्वॉल्व कोर्जन व्हिच वुड डिप्राइव देम ऑफ देयर फ्रीडम। तो हाँ, एफएआई वही बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिफरेंट है, डिफरेंट ह्यूमन बींग्स हैं, डिफरेंट है, उन्हें इक्वली ट्रीट करोगे तो जो आउटकम होगा वो इनइक्वालिटी इन देयर पोजीशंस होगा। तो इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए सबको डिफरेंशियली ट्रीट करो। तो ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, जो डिफरेंशियल इक्वलिटी होती है उसे सपोर्ट करते हैं, पर बाद में कहते हैं कि अगर हम सबको डिफरेंटली ट्रीट करेंगे इन ऑर्डर टू क्रिएट मटेरियल इक्वलिटी, तो इसकी वजह इसमें कोर्जन इन्वॉल्व होगा, जब कोर्जन इन्वॉल्व होगा तो फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट होगा, फ्रीडम लोगों का जो है वो क्या कहते हैं डिस्टॉर्ट होगा। तो जब फ्रीडम डिस्टॉर्ट होगा तो फ्रीडम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ फंडामेंटल प्रिंसिपल, इक्वलिटी भी वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो ये दोनों आपस में क्लैश करते हैं, यही मैंने आपको बताया था। इकोनॉमिक मार्केट जो होता है या फ्री मार्केट जो होता है वहाँ पे इक्वालिटी और फ्रीडम क्लैश करते हैं। इससे पहला वाला वीडियो है इकोनॉमिक लिबर्टी, उसमें मैंने समझाया हुआ है, समझे, जाके देखो उसको, समझे। चलो आगे चलते हैं, समझे यार, चलो पढ़ते हैं बाकी बातें बाद में। And the desire of making people more alike in their condition
कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन ए फ्री सोसाइटी एज ए जस्टिफिकेशन फॉर फर्दर एंड डिस्क्रिमिनेटरी कोहेजन। देखो यही बात वो कहते हैं आगे चल के, ठीक। एंड द डिजायर ऑफ मेकिंग पीपल मोर अलाइक in their conditions cannot be accepted in a free society as a justification for further and discriminatory coercion। वो क्या कहते हैं कि और एक जो फ्री सोसाइटी है, फ्री मतलब जिसके पास फ्रीडम है, द डिजायर ऑफ मेकिंग पीपल मोर अलाइक इन देयर कंडीशंस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन ए फ्री सोसाइटी एज ए जस्टिफिकेशन फॉर फर्दर एंड डिस्क्रिमिनेटरी कोहेजन। और लोगों को मटेरियली इक्वल बनाना ये अपने आप में इतनी बड़ी कोई मतलब जस्टिफिकेशन नहीं है टू जस्टिफाई डिस्क्रिमिनेटरी एंड इंटरवीनिंग कोहेजन। मतलब एक इंटरवीन सबको लोगों की प्राइवेसी में, लोगों के फ्रीडम में इंटरवीन करना, उन्हें डिस्क्रिमिनेटरी कोहेजन करना। डिस्क्रिमिनेटरी कोहेजन मतलब जैसे सपोज मैंने तुम्हें डिस्क्रिमिनेट करा, तुम्हारे पास रिसोर्सेस हैं गोल्ड प्लेटेड खरीदने के लिए, तुमने इकट्ठे करे पर मैं नहीं खरीदने दे रहा हूँ, तो इट्स ए काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो वही वाली बात हो गई। तो वो कहते हैं कि एक फ्री सोसाइटी में तुम्हारा मन है या स्टेट का मन है कि सब लोगों को मटेरियली इक्वल बनाए, तो ये एक अपने आप में इनफ रीजन नहीं है इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट और डिस्क्रिमिनेट द फ्रीडम ऑफ पीपल, ठीक। तो मटेरियल इक्वलिटी, द डिजायर टू क्रिएट मटेरियल इक्वलिटी इज नॉट ए इनफ रीजन टू रिस्ट्रिक्ट और डिस्क्रिमिनेट द फ्रीडम ऑफ अदर्स, ठीक। ये बात होती है, क्या बात होती है कि डिजायर टू क्रिएट मटेरियल इक्वलिटी इज नॉट ए इनफ रीजन टू रिस्ट्रिक्ट और डिस्क्रिमिनेट द फ्रीडम ऑफ अदर्स, इंटरवीन द फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, ठीक। तो भाई आज बड़े दिनों बाद दिल्ली की लस्सी पी भाई, पता जब से दिल्ली आया तब से हमने लस्सी ही नहीं पी, कहीं अच्छी मिलती ही नहीं थी यार। फिर अभी हमने रिसेंटली, जगह नहीं बताएंगे, अभी हम लोग कहीं घूमने गए थे, वहाँ पे हम लोगों को पहली बार मतलब दिल्ली में लस्सी मिली, वो कुल्हड़ वाली। अभी कुल्हड़ भी मेरे रूम में ही पड़ा है भाई, पी के मज़ा आ गया, ठीक। तो कुल्हड़ वाली लस्सी मिली तो हम लोगों ने वो लस्सी पी, भाई मज़ा आ गया। मतलब जो हमारे यहाँ मिलती थी वो तो थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी होती थी, पर यहाँ पे जो मिली भाई अच्छी थी, मज़ा आ गया, इतनी बढ़िया थी कुछ कहने की नहीं, ठीक। आपका भी लस्सी पीने का मन होता है, चलो वीडियो देखने के बाद जाना पी के आना, ठीक। हाँ, देश की इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट करो यार, पैसा खर्च करा करो, ज़्यादा ना रोका करो, नहीं यार सेविंग्स भी करो, सेविंग्स मदद करती हैं क्रिटिकल टाइम्स में, ठीक। इसलिए सेविंग्स करके रखो, समझो पैसे का कहाँ कैसे कितना इस्तेमाल करना है, जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ करो, जहाँ नहीं है वहाँ बचाओ, ठीक। ये कुछ फाइनेंशियल टिप्स हमारी तरफ से, आओ पढ़ाई करते हैं, ठीक। तो अब हायक्स आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इक्वलिटी इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल। तो देखो अभी हायक पहले फ्रीडम की बात करी, फ्रीडम से स्टार्ट करा था, अगले बंदे बात करते 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 इक्वलिटी तक आ गया, ठीक। कैसे इक्वलिटी और फ्रीडम रिलेटेड है उसने उसकी बात करी। अब वो इक्वलिटी के ऊपर क्या कमेंट करता है, मतलब उसका जो स्टैंड होता है, आर्ग्यूमेंट होती है, किन चीज़ों पे बेस्ड होती है, तो वो दो चीज़ें सुनो, ठीक। तो इसका कलर बदले, कौन सा कलर करें, नीला या पीला या लाल? नहीं यार लाल कलर आंखों में चुभेगा, है ना, मन कर रहा कुछ अच्छा सा कलर करें, पर नहीं यार अच्छा कलर छोड़ो, जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करते हैं ना, वरना बहुत लंबा हो जाता है, ग्रीन कलर कर लेते हैं, ठीक। हायक्स आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इक्वलिटी इज बेस्ड ऑन टू प्रोमाइसेस। तो हायक की जो आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट इक्वलिटी इज बेस्ड ऑन टू प्रोमाइसेस, क्या है? लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ कोहेजन फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स स्टेट, अदर इंडिविजुअल्स और स्टेट। व्हाट डू वी मीन बाय लिबर्टी? तो वो कहता है लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट एंड कोहेजंस फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स एंड स्टेट, जैसा कि उसने स्टार्टिंग में कहा था। तो इक्वलिटी को जस्टिफाई करने के लिए उनकी दो आर्ग्यूमेंट्स थी। पहली थी लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स एंड इंटरफेरेंस फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड स्टेट, ठीक। इंडिविजुअल्स डिफर in their talents and skills and their equality before law is bound to create inequality in their actual position in terms of material status, ठीक। अब वो क्या कहते हैं, इंडिविजुअल्स डिफर इन देयर टैलेंट्स एंड स्किल्स, जो कि उन्होंने पहले भी बोल रखा है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास डिफरेंट टैलेंट स्किल्स एंड एबिलिटीज हैं, एंड देयर इक्वलिटी बिफोर लॉ, और अगर हम उन्हें लॉ के सामने इक्वल रखेंगे या स्टेट अगर उन्हें इक्वली ट्रीट करेगा तो इट विल क्रिएट इनइक्वालिटी इन देयर पोजीशन, जो कि हमने पहले बोल रखा है, इक्वल ट्रीटमेंट से उनकी पोजीशंस में इनइक्वालिटी क्रिएट होगी, ठीक। इन टर्म्स ऑफ मटेरियल स्टेटस के टर्म्स में इनइक्वालिटी होगी। सिटीजन्स वो इक्वली सिटीजन्स होंगे, मतलब जो मटेरियल वर्थ होगी उनकी वो कम ज्यादा हो जाएगी। जैसे हम इनइक्वल, अगर इंडियन सोसाइटी की बात करूँ तो हम लोग इनइक्वल कैसे हैं, हम लोग देखा जाए तो मटेरियली इनइक्वल है। जैसे मेरी बात कर लो तो मतलब अगर फोर्स से अगर मैं कह दूं कि मैं 10 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, मेरा फ्रेंड है वो 20 लाख कमाता है, वहीं पे एक है कोई वो 200 करोड़ कमाता है, कोई 500 करोड़ कमाता है, कोई 5,000 करोड़ कमाता है, कोई 5 लाख करोड़ कमाता है, और कोई है जो 5 रुपए महीने के नहीं कमा पा रहा है, बैक कर रहा है,
ठीक, तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो हम लोगों के बीच में इनइक्वालिटी किसकी, मटेरियल इनइक्वालिटी है। पर देखो हम सब इक्वल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैं, हम सबके पास वोटिंग राइट है, एक एक, हम सबके वोट की वैल्यू एक है, ठीक, हम सबके वोट की वैल्यू इक्वल है, हम सिटीजन्स इक्वल सिटीजन्स हैं, तो हमारे पास वोटिंग राइट है सबके पास, ठीक, राइट टू वोट है, राइट टू फॉर्म गवर्नमेंट है, राइट टू कंट्रोल गवर्नमेंट है, राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो देखा जाए तो हम इक्वल सिटीजन्स हैं। अगर सिविल लिबर्टी की बात करो और पॉलिटिकल लिबर्टी की बात करो तो हम लोग इक्वल हैं, पर अगर हम इकोनॉमिक लिबर्टी की बात करें तो हम लोग अनइक्वल हैं। तो वही वो बात कर रहे कि इनइक्वालिटी क्रिएट होगी किन टर्म्स में, मटेरियल टर्म्स में, मटेरियल स्टेटस में। मटेरियल स्टेटस का मतलब वो इकोनॉमिक लिबर्टी, इकोनॉमिक फेस की बात कर रहे हैं, ठीक। तो इंडिविजुअल्स डिफर इन देयर टैलेंट्स एंड स्किल्स, जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने टैलेंट्स और स्किल्स में डिफर करते हैं, एंड दिस इक्वालिटी एंड देयरफॉर अगर जो स्टेट है वो उन्हें इक्वली ट्रीट करेगा तो इट विल result into inequality in their actual positions in terms of material status materially unequal हो जाएगी सोसाइटी। सिविल लिबर्टी के टर्म्स मतलब इक्वल सिटीजन्स तो हमेशा रहेंगे और इक्वल पॉलिटिकल लिबर्टी होगी उनके पास, ठीक। लेकिन मटेरियल इकोनॉमिक लिबर्टी की बात करें तो मटेरियल टर्म्स में वो लोग इनइक्वल हो जाएंगे, किसके पास ज्यादा रिसोर्सेज, कुछ के पास कम रिसोर्सेज। पर कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई इंसान बहुत ज्यादा टैलेंटेड है तो उसके पास क्या कहते हैं ज्यादा लिबर्टी हो गई, क्या दो मतलब उसके पास ज्यादा लिबर्टी और जो कम टैलेंटेड है उनके पास कम लिबर्टी। फॉर एग्जांपल जो ज्यादा टैलेंटेड है उसको क्या कहते हैं मतलब हायर सिटीजनशिप मिल रही है, मतलब फॉर एग्जांपल उसके वोट की वैल्यू, एक वोट बराबर 100 वोट होंगे, उसकी वजह से वोट वैल्यू बढ़ा दी उसकी, उसको क्या कहते हैं उसको फ्रीडम उसका इंक्रीज कर दिया पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे। अगर वो किसी क्या कहते हैं वो डिनाई कर दे किसी एक्ट या बिल से तो एक्ट बिल या एक्ट अबॉलिश करना पड़ेगा। तो ऐसा फ्रीडम किसी को नहीं देते ना। इवन हम जिसे भारत रत्न भी देते हैं और पद्म श्री पद्म विभूषण देते हैं उनकी भी वोट वैल्यू एक ही रहती है ना। तो ये समझो हम लोग अवॉर्ड करते हैं उन्हें सिटीजनशिप, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक, उन्हें रिस्पेक्ट ऑफर करते हैं, पर इक्वालिटी को मेंटेन करते हैं सोसाइटी की, सिविल लिबर्टी एंड पॉलिटिकल लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी एक ऐसा फेस है, मैंने बताया नहीं, जहाँ पे फ्रीडम और इक्वालिटी क्लैश करते हैं कि अगर तुम फ्रीडम दोगे तो अनइक्वालिटी पैदा होगी और इक्वालिटी दोगे तो फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट होगा। तो वहीं पे इकोनॉमिक लिबर्टी में इक्वालिटी और फ्रीडम क्लैश करते हैं। तो वही बात वो कहते हैं कि इंडिविजुअल्स जो कि डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ द स्किल्स एंड एबिलिटीज एंड टैलेंट्स, अगर उन्हें इक्वली ट्रीट करेगा स्टेट तो इट विल result out into inequality in their positions in terms of material status, material inequality पैदा होगी सोसाइटी में, ठीक। तो आगे चलते हैं, वो कहते हैं hence any attempt to create, जैसे क्या करें इसे ब्लू करते हैं, ठीक, hence any attempt to create material equality among different individuals would involve coercion which is not justified to deprive them of their freedom। तो कहते हैं कि hence any attempt to create material equality, कोई भी अटेम्प्ट अगर आप मटेरियल इक्वालिटी को सोसाइटी में क्रिएट करने के लिए करोगे तो इट इज बाउंड टू इन्वॉल्व कोर्जन, उसमें एक पक्की बात है कि उसमें कोर्जन इन्वॉल्व होगा, एंड विच इज नॉट जस्टिफाइड, कोर्जन नहीं जस्टिफाइड है, क्यों, मतलब टू डिप्राइव देम ऑफ फ्रीडम, मतलब इंडिविजुअल्स को उनके फ्रीडम से डिप्राइव करना जस्ट फॉर क्रिएटिंग मटेरियल इक्वालिटी इज नॉट एन इनफ रीजन इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट देयर इक्वालिटी और सॉरी रिस्ट्रिक्ट देयर फ्रीडम। तो क्या कहते हैं, एनी अटेम्प्ट टू क्रिएट मटेरियल इक्वालिटी among different individuals would involve coercion, ये पक्की बात है कि उसमें coercion इन्वॉल्व होगा, which is not justified to deprive them of their freedom, और coercion मतलब फ्रीडम को इनहिबिट करना जो कि जस्टिफाइड नहीं है, ठीक, इट इज नॉट जस्टिफाइड, मटेरियल द डिजायर टू क्रिएट मटेरियल इक्वालिटी इज नॉट ए रीजन इनफ टू inhibit or abolish the freedom of others or intervene the freedom of others या citizens, ठीक। तो मटेरियल इक्वालिटी अच्छी बात है पर इतनी भी अच्छी है स्ट्रॉन्ग चीज नहीं है, मतलब इतना भी डिमांडेड या डिजायर्ड चीज नहीं है जिसके लिए हम लोगों का फ्रीडम इनहिबिट कर दें। फ्रीडम इज मोर डिजायर्ड एंड मोर फंडामेंटल देन इक्वालिटी, ठीक, मटेरियल इक्वालिटी। सिविल लिबर्टी की बात आ जाए, पॉलिटिकल लिबर्टी की बात हो जाए, वहां पे इक्वालिटी चाहिए, पर इकोनॉमिक लिबर्टी में मटेरियल इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए करो अच्छी बात है, पर अगर उससे फ्रीडम इनहिबिट हो रहा है तो कोई जरूरत नहीं है। फ्रीडम इज मोर फंडामेंटल देन मटेरियल इक्वालिटी, वो ये कहते हैं, ठीक। इसीलिए वो क्या कहते हैं, इक्वालिटी को वो क्या कहते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट है, जो FAI के इक्वालिटी के अगेंस्ट में कमेंट करते हैं, ठीक। तो हमने क्या देख लिया, कैसे उन्होंने फ्रीडम डिफाइन करा, कैसे इक्वालिटी डिफाइन करा, कैसे इक्वालिटी के अगेंस्ट जाने पे उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई कैसे करा, ये देख लिया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। Now, for Hayek, acquisition and the use of knowledge is the key to social progress। अब हायक क्या कहते हैं, अब भाई ज्ञान वाली बातें करता अगला बंदा, हायक जी तुम भी बोलो, समझे। For Hayek
फोर सर हायक। अरे यार मजा आ रहा है ना, आज घूमने का मन कर रहा कहीं कि जाओ कहीं घूमो यार। दिल्ली में अच्छी अच्छी जगह नहीं मुझे मिल रही कहीं घूमने के लिए, अगर आपको पता हो तो कमेंट करना ठीक। चलो तक पहले भी पढ़ाई करते हैं यार, कहाँ कहाँ घूमेंगे, एग्जाम्स पास आ रहे हैं है ना। तुम लोग तो एग्जाम से एक रात पहले देख रहे होगे ना वीडियो, अभी 1 या 2 दिन बचे होंगे तब तुम लोग देखोगे है ना, मुझे मालूम है भाई। इतना जानते हैं हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी ऐसे ही देख देख के बड़े हुए हैं यार, चिंता ना करो। एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे तुम्हारी पूरी प्लेलिस्ट पूरी कर दें ठीक। फोर हायक acquisition and the use of knowledge is the key to social progress। ठीक, हायक क्या कहते हैं, एक्विस्टेशन, एक्विस्टेशन मतलब एक्वायरिंग एंड द यूज ऑफ नॉलेज, नॉलेज को एक्वायर करना और उसे यूज करना इज द की टू सोशल प्रोग्रेस। हायक क्या कहते हैं, नॉलेज को एक्वायर करना और उसे यूज करना, फॉर यूज करना किसके लिए, हाँ, और उसे यूज करना इज की टू सोशल प्रोग्रेस। दैट एक्विस्टेशन एंड द यूज ऑफ नॉलेज इज द की टू सोशल प्रोग्रेस। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हायक देयरफॉर asserts that it is better that some should be free than none and better that many should have full freedom than all should have a limited freedom। बहुत पेचीदा बात कहते हैं हायक जी, क्या कहते हैं, वो कहते हैं हायक says therefore he asserts that it is better that some should be free than none। वो कहते हैं कि ये बढ़िया है कि कुछ एटलीस्ट कुछ लोग फ्री हो जाएं, इसके कंपेरिजन में कोई भी फ्री ना हो। तो कहते हैं इट इज बेटर दैट सम शुड बी फ्री देन नन एंड इवन बेटर दैट मैनी शुड हैव फुल फ्रीडम देन दैट ऑल शुड हैव ए लिमिटेड फ्रीडम। वो कहते हैं कि इट इज बेटर कि कुछ लोग फ्री हो जाएं देन नन, कि कोई भी फ्री ना हो, इससे बेहतर है कि कुछ लोग फ्री हो जाएं ठीक। और कुछ लोग पूरी तरीके से फ्री हो जाएं, ये उससे भी बेहतर है कि सारे लोग लिमिटेड फ्रीडम हो, सबके पास लिमिटेड फ्रीडम हो, उससे भी अच्छा ये है कि एटलीस्ट कुछ लोगों के पास फुल फ्रीडम हो। तो वो कहते हैं therefore he asserts that it is better that some should be free than none, कुछ फ्री हो, इन कुछ सबके फ्री ना होने से अच्छा है कि कुछ फ्री हो, और उससे भी अच्छा है कि सबके लिमिटेड फ्रीडम होने से अच्छा कुछ लोगों के पास फुल फ्रीडम हो ठीक। तो एंड बेटर दैट मैनी शुड हैव फुल फ्रीडम देन दैट ऑल शुड हैव ए लिमिटेड फ्रीडम। तो वो क्या कहते हैं, he asserts that it is better that some should be free than none, कि कुछ लोग फ्री हों then none then no one, some लोग कुछ लोग फ्री हों then none and even better that many should have full freedom, और even better है कि बहुत सारे लोगों के पास फुल फ्रीडम हो then to कि सारे लोगों के पास, किसके कंपैरिजन में, कि सारे लोगों के पास लिमिटेड फ्रीडम हो। तो लिमिटेड फ्रीडम सबके पास होने से अच्छा है कि कुछ लोगों के पास फुल फ्रीडम हो ठीक। वो ये बात कहते हैं, इसी को जस्टिफाई करते हुए कैसे आगे कहते हैं, वो कहते हैं thus according to Hayek the cake of freedom should not be divided on the basis of each individual's contribution, should not be divided on the basis of shares on the basis of equal share। ये भगवान मैं लिखना भूल गया, वो तो जो को याद कर लेते हैं तो यार पता चल जाता है कि यहाँ पे उसमें कुछ गलती है ना। तो आओ पहले लिखते हैं इसमें यार, वरना आप लोग गलत चिल्लाओगे कि ये गलत पढ़ा दिया। नहीं यार गलत नहीं पढ़ाएंगे, प्रॉमिस है, मत ये बता रहे यार, गलत नहीं पढ़ाएंगे, भरोसा रखो, हमें पता चल जाता है अगर कहीं गलत होता। मतलब ये बहुत बार चेक होके, ये जो जिसपे हम हाईलाइट करते हैं 3-3 4-4 बार चेक होती है, हम चेक करते हैं, फिर 2-4 लोग हैं उनसे चेक होती है ठीक, टीचर्स के चेक होके फाइनल होके आती है, तब इसे मतलब यहाँ पे पढ़ाते हैं, समझे, ऐसे नहीं कुछ भी उठा के पढ़ाने लगे। अकॉर्डिंग टू हायक द केक ऑफ फ्रीडम शुड नॉट बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल शेयर। यहाँ पे यार लिखना होगा इक्वल शेयर। यार इसका पेन को थोड़ा पतला करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे आ जाए। should not be divided on the basis of equal share। ठीक, ये देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हायक द केक ऑफ फ्रीडम शुड नॉट बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल शेयर। ओहो, चलो आपको मालूम है इक्वल शेयर लिखा, ईच इंडिविजुअल, बट अकॉर्डिंग टू ईच इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोग्रेस। अब यहाँ पे लिखो बट इंस्टेड, थोड़ा इसे जगह भी देनी पड़ेगी बीच में, बट इंस्टेड अकॉर्डिंग टू
but instead according to अब आ जाओ। तो अकॉर्डिंग टू हायक द केक ऑफ फ्रीडम शुड नॉट बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल शेयर बट इंस्टीड अकॉर्डिंग टू ईच इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोग्रेस। अब हायक क्या कहते हैं कि जो केक है, मतलब अगर केक की बात करो, जो केक यहाँ पे किसे रिप्रेजेंट करता है, हमारी फ्रीडम को, कि सबको इक्वल फ्रीडम नहीं मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि जो केक है, केक ऑफ फ्रीडम शुड बी डिवाइडेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल शेयर, कि 8 लोग हैं, 8 लोगों में बराबर बराबर पीसेस करके उन्हें शेयर कर दो, इसके बेसिस पे उसका डिवीजन नहीं होना चाहिए। इंस्टीड इट शुड बी अकॉर्डिंग टू ईच इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोग्रेस। वो कहते हैं कि जो प्रोग्रेस के लिए जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा उसे उतना ज्यादा फ्रीडम मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसे देखो तो मतलब ये आप चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब इसे रिलेट करो। पॉलिटिकल साइंस में यही फायदा है, पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा हिस्ट्री के टच के साथ, थोड़ा ज्योग्राफी, थोड़ा मतलब ज्योग्राफी और जो डायनेमिक पॉलिटिक्स चल रही है डेली लाइफ की, उसके संग रिलेट करके देखो, बड़ा मजा आता है। अभी ये थोड़ा बहुत वर्ण सिस्टम की तरह लग रहा है। ये जो ब्राह्मण्स हैं, जो जिनके पास नॉलेज है उसे यूज कर रहे हैं और जो डेवलपमेंट प्रोग्रेस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं ज्यादा फ्रीडम। जैसे नॉलेज और किसके पास है और नॉलेज का यूज कौन कर रहे हैं, ब्राह्मण, तो उनके पास सबसे ज्यादा फ्रीडम। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं सोसाइटी को प्रोग्रेस की तरफ कौन ले जा रहे हैं। इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करें तो क्या कहते हैं, ट्रेडर्स, ठीक, जिसे वैश्या बोला गया था। ठीक, और उसके बाद अगर आप उसकी बात करो, क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन की, सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए उसको प्रोटेक्शन है, उसकी ग्रोथ कराना भी जरूरी है, उसके लिए कौन है, उसके लिए क्षत्रियाज हैं। ठीक, और जो कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट काम थे। जो ये काम नहीं कर रहे हैं वो हो गए शूद्राज। तो आपको समझ में आ रहा है उन्होंने डिवीजन कैसे करा। शूद्राज के पास बिल्कुल फ्रीडम नहीं होता था, देवर द स्लेव्स। क्यों? क्योंकि वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते थे, वो मतलब उनके पास नॉलेज नहीं होती थी, ना वो नॉलेज का यूज करते थे, ना वो किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं करते थे फॉर द ग्रोथ और फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। तो वो शूद्राज हो गए। ठीक, और जो ब्राह्मण्स हो गए, उनके पास एब्सोल्यूट फ्रीडम एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस, जो कह सकते हो सोशल स्टेटस था, वो ब्राह्मण्स का था। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज थी एंड दे यूज इट फॉर देयर फॉर सोशल प्रोग्रेस और द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन रेस। ठीक, उसके बाद आते थे वैश्याज एंड क्षत्रियाज। वो भी अपने अपने तरीके से सोशल प्रोग्रेस के लिए एंड प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट और नेशन के लिए कंट्रीब्यूट करते थे, पर स्टेट किसी तरह, वो जो शूद्राज थे वो किसी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं करते थे, इसलिए उनके पास बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं होता। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही इसे मतलब धीरे इन चीजों को रिलेट करते हुए चलो, बड़ा मजा आता है। पॉलिटिकल साइंस लोग कहते हैं कठिन, नहीं यार, पॉलिटिकल साइंस मतलब हिस्ट्री वगैरह लोग पढ़ लेते हैं तो उससे तो आसानी है। मजेदार चीजें समझ में आनी चाहिए, और समझ में आने के लिए ना वो डायरेक्शन सही मिलनी चाहिए, समझ में सब आ जाता है। मतलब वो कहावत है ना, देखो हम सब लाइफ में कैसे होते हैं, हम सब एरोज की तरीके होते हैं। अगर आप आर्चरी कभी आपने करी, जैसे मेरा एक फ्रेंड है वो आर्चरी करता है हम लोगों के क्लास में, तो उससे मतलब एकदम दिमाग में आ गया तो बता रहे हैं। तो जब आर्चरी होती है ना, तो जब हम एरो शूट करते हैं, तो आप जब एरो शूट करते हो तो अगर एक एरो ऐसा होता है जो सीधे जाके बुल्स आई को हिट करता है, और एक एरो होता है जो रिंग वगैरह में लग जाता है, और एक एरो होता है जो सीधे मतलब मिस कर देता है बोर्ड को और एकदम ऑफ डायरेक्शन चला जाता है। तो ये जो तीनों एरोज हैं, क्या उनमें कोई भेदभाव करा हमने? तो मतलब तीनों एरोज इक्वल डायरेक्शन, मतलब इक्वल फोर्स से हवा में मतलब मैदान में उतरे, और पूरी तीनों एरोज ने अपनी पूरी जान लगा दी उस जगह तक पहुंचने के लिए। पर तीनों में अंतर क्या था? अंतर था ना उनकी डायरेक्शन का। तीनों में अंतर अगर किसी चीज का था तो वो था उनकी डायरेक्शन का अंतर। तो ऐसे ही हम लोगों की लाइफ में होती है कि हम सब लोग हार्डवर्क करते हैं, पर जो हमारी डायरेक्शन होती है ना, वो डायरेक्शन अगर थोड़ी इधर उधर हो जाती है, अगर सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती, तो कभी हम बुलसाई हिट नहीं कर पाते। मेहनत सब करते हैं, डायरेक्शन सबके पास नहीं होती। तो लाइफ गेम इज ऑल अबाउट डायरेक्शन, नॉट हार्डवर्क। आपके पास डायरेक्शन है, हार्डवर्क थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, चल जाएगा, पर हार्डवर्क भी जरूरी है। आप डायरेक्शन सही आपको दे दी, पर आप चलने को ही तैयार नहीं हो, अब बीच रास्ते में ही गिर गए, पहुंचे ही नहीं वहां तक, फिर तो हार्डवर्क एंड डायरेक्शन आर बोथ नेसेसरी, पर डायरेक्शन इज इवन मोर। ठीक, इस चीज को समझो। ये मोटिवेशनल पंच हो गया हमारा, थोड़ा बीच में नमक डाल दिया हमने, मजेदार कर दिया लेक्चर को। नहीं यार, ये सब चीजें जानना लाइफ में जरूरी है यार। मतलब समय के बाद ये सब चीजें पता चलती हैं तो बड़ा गम होता है, दुख होता है। समय से पहले चीजों को जान लो तो जिंदगी आसान हो जाती है। चलो, thus according to Hayek the cake of freedom should not be divided on the basis of equal share of each individual but according to his contribution to progress। तो जो फ्रीडम का डिवीजन होना चाहिए वो इक्वल शेयर के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टिकुलर सिटीजन टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टिकुलर सिटीजन टू द सोशल प्रोग्रेस। ठीक, उसके बेसिस पे डिवीजन होना चाहिए किसका? फ्रीडम का। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और फाइनली क्या कहते हैं हायक? हायक कहते हैं हायक्स कंक्लूजन आर नॉट कंसिस्टेंट विद हिज ओन अजम्पशन। अब हायक के मतलब अब हम कंक्लूड करते हैं, हायक को पढ़ के हमने क्या क्या समझा। तो हायक को पढ़ के हमने ये समझा कि हायक्स कंक्लूजन आर नॉट
कंसिस्टेंट विद हिज ओन अजम्पशंस। ठीक, कैसे? हायक के जो कंक्लूजन है उसके जो ओन अजम्पशंस है उनसे कंसिस्टेंट नहीं है। कैसे ये बात कह सकते हो? देखो, स्टार्टिंग में अगला बंदा लिबर्टी की बात करके शुरू करता है, ठीक, और जैसे वो लिबर्टी की बात करता है तो ऐसा लगता है कि वो सबको लिबर्टी देना चाहता है। जेन्युइनली बताना, जो हम लोगों को लगा जब स्टार्ट करा तो ऐसा लगा कि ये सब में लिबर्टी बांटना चाहता है, पर ये नेगेटिव लिबरल है, सबको लिबर्टी देना चाहता है, पर स्टेट इंटरवेंशन के अगेंस्ट है। ठीक, आगे बढ़े तो उन्हें पता चला कि स्टेट इंटरवेंशन को भी ये सपोर्ट करते हैं, पर फ्रीडम वर्ड की मीनिंग को बताना चाहते हैं। उसके आगे बढ़े तो उन्होंने इक्वलिटी के ऊपर बोलने लगे, फिर बाद में बताया इक्वलिटी फ्रीडम में क्या है, रिलेशन क्या है। उसके आगे बढ़े तो वो इक्वलिटी क्यों डिनाई करते हैं, वो ये बताने लगे कि इक्वलिटी डिनाई इसलिए करते हैं कि कुछ के पास इक्वलिटी इसलिए डिनाई करते हैं क्योंकि मटेरियली वो हो जाएगा, इनइक्वलिटी आ जाएगी। तो इनइक्वलिटी इसलिए डिनाई करते हैं, इनइक्वलिटी डिनाई करके वो आते हैं कि फ्रीडम कैसे बंटना चाहिए, कहते हैं फ्रीडम भी इक्वल नहीं बंटना चाहिए, फ्रीडम भी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक, अभी वो खुद कह रहे थे कि इनइक्वलिटी कहाँ पे हो जाएगी, मटेरियल टर्म्स में हो जाएगी। वो मटेरियल टर्म्स की जो इनइक्वलिटी है वो जस्टिफाइड नहीं है, वो जस्टिफाइड है, सॉरी, हाँ वो जस्टिफाइड है, पर अदर टर्म्स में, सिविल टर्म्स में, पॉलिटिकल टर्म्स में जो फ्रीडम है उसमें इनइक्वलिटी नहीं आनी चाहिए। पर जब आगे बढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो फ्रीडम है वो भी अनइक्वली डिवाइड करो, जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन करे सोसाइटी के लिए उसे ज्यादा फ्रीडम दो, जो कम कंट्रीब्यूशन करे उसे कम फ्रीडम दो। इनका स्टैंड ही नहीं समझ में आया, कभी तुम फ्रीडम के सपोर्ट में जा रहे हो, कभी तुम फ्रीडम इक्वालिटी के रिलेशन पे आ रहे हो, ठीक, और कभी तुम फ्रीडम सबको इक्वली मिलने की बात कर रहे हो, पॉजिटिव मतलब वेलफेयर इंटरवेंशन भी सपोर्ट कर रहे हो, वेलफेयर इंटरवेंशन को सपोर्ट कर रहे हो, मतलब तुम इक्वल फ्रीडम चाह रहे हो, ठीक, लेकिन एक पॉइंट पे आके तुम ये कह रहे हो कि नहीं, हमें इक्वल फ्रीडम नहीं चाहिए, जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करे उसे ज्यादा फ्रीडम दो, कभी जाके तुम इक्वलिटी पे बात करने लगते, तो समझ में नहीं आया तुम ये बात क्या कर रहे हो। मतलब जो स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है, ऐसा नहीं होता है कि मतलब किसी ने कुछ भी बोल दिया हम उसे मान लेते हैं, हम उसकी बात को भी तरीके से एनालाइज करते हैं। जैसे हम 4 लोग बैठ के बात करते हैं तो एक पूरी बात तरीके से करता है तो उसकी बात को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, एक उल्टी सीधी बात कर देता है तो उसे कहते हैं डैश भक, ठीक, तो ऐसे करते हैं ना। सेम यहाँ पे भी होता है। अब इन्होंने क्या करें, ऐसे नहीं है, ऐसे वैसे आदमी बहुत पहुंची हुई चीज है और बहुत अच्छे इनके व्यूज हैं, पर ये प्रोमिनेंट थिंक करते हैं इसीलिए इनके व्यूज हम पढ़ रहे हैं। पर क्या है, इनके व्यूज इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज है, जैसे आइजिया बर्लिन के एकदम ऑर्गेनाइज थे इसलिए उसे इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। उसके बाद मार्क्सिस्ट व्यू थे, ऑर्गेनाइज, उन्होंने एक एस्पेक्ट पकड़ा, उसी एस्पेक्ट पे चिपक के रह गए। ठीक, इन्होंने क्या पकड़ा, पहले देखो इन्होंने लिबर्टी को सबके लिए मांगा, लिबर्टी जस्टिफाई करी, लिबर्टी ऐसी होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि उसका यूज गलत तरीके से ना हो, लिबर्टी सबको मिले। ठीक, आगे आते आते वो कहते हैं लिबर्टी और फ्रीडम में क्या रिलेशन है, अगर इक्वालिटी करेंगे, सॉरी, लिबर्टी फ्रीडम में क्या रिलेशन है, इक्वालिटी और लिबर्टी में क्या रिलेशन है। अगर सबको इक्वालिटी देंगे तो लिबर्टी नहीं मिल पाएगी, और लिबर्टी बहुत जरूरी है तो इक्वालिटी की कोई जरूरत नहीं है, तो इक्वालिटी ना दें, लिबर्टी मेंटेन करें। बाद में आगे आते हैं कि जो क्या कहते हैं, जो पढ़ा लिखा है और जो अपनी नॉलेज का यूज कर रहा है वो ज्यादा सोशल प्रोग्रेस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोग्रेस के लिए उसे ज्यादा फ्रीडम मिलना चाहिए। तो तुम कहाँ से कहाँ तक आ गए, स्टार्टिंग में तुम कहाँ पे थे और लास्ट में आते आते तुम ये बोल रहे हो कि इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो फ्रीडम इंडिविजुअल को ऐसे मिलना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ his contribution to the social progress and not on the basis of his share। ठीक, इस तरीके से वो बात करते हैं। तो हाइक्स कंक्लूजन आर नॉट कंसिस्टेंट विद हिज ओन असम्पशंस, कि वो कैसे शुरुआत करते हैं और कैसे कंक्लूड करते हैं वो आपस में कंसिस्टेंट नहीं है। देयरफॉर हाइक्स कंक्लूजन आर नॉट कंसिस्टेंट विद हिज ओन असम्पशंस। ही बिगिंस विद टेकिंग इंडिविजुअल्स, रुको इसका कलर चेंज करें, येलो कर देते हैं, नहीं फिर अंडरलाइन हट जाएगी, रुको क्या करें, पिंक तो है, ग्रीन कर देते हैं, चलो। He begins with taking individuals as end and ends up by reducing him to means। स्टार्टिंग वो करते हैं इंडिविजुअल को एज ए एंड लेके, कैसे कह सकते हो इंडिविजुअल को उन्होंने एंड लिया, क्यों, वो पूरे टाइम इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते रहे। तो ही स्टार्टेड बाय टेकिंग इंडिविजुअल एज एन एंड, वो कहते हैं कि सोसाइटी या स्टेट कुछ भी करे पर इंडिविजुअल को इंडिविजुअल फ्रीडम मिलना चाहिए। तो स्टार्टिंग में उनकी डिमांड थी कि इंडिविजुअल फ्रीडम हो, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं, उन्हें बस इस चीज से मतलब है कि अगर कोई ह्यूमन है, कोई इंडिविजुअल है, वो सिटीजन है, तो उसके जो बेसिक राइट्स जो है, बेसिक लिबर्टीज जो उसकी हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिविल, उसे मिलनी चाहिए। ये वो इसके साथ वो स्टार्टिंग करते हैं, उसे उसका इनर फ्रीडम मिलना चाहिए और क्या कहते हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम होना चाहिए। तो स्टार्टिंग वो किससे करते हैं, वो स्टार्टिंग करते हैं इंडिविजुअल को जो उसके वर्च्यू के बेसिस पे जो उसे फ्रीडम्स मिलने चाहिए वो फ्रीडम उसे मिले। तो स्टार्ट बाय टेकिंग इंडिविजुअल एज एन एंड, उसकी डिमांड होती है इंडिविजुअल का वेलफेयर, इसीलिए वो पॉजिटिव वेलफेयर
पॉजिटिव फ्रीडम को भी जस्टिफाई करता है, ठीक, सपोर्ट में होता है। पर क्या जब जैसे जैसे एंड होता है तो ही रिड्यूसेस हिम टू मीन्स, वो इंडिविजुअल्स को मीन्स तक रिड्यूस कर देते हैं। मीन्स कैसे? मीन्स टू सोशल प्रोग्रेस। वो कहते हैं कि अब मेरा एंड हो गया है सोशल प्रोग्रेस और इंडिविजुअल है मीन्स टू सोशल प्रोग्रेस। जो बढ़िया मीन्स उसे ज्यादा फ्रीडम, जो घटिया मीन्स उसे कम फ्रीडम। समझे? तो ये इनका एक ड्रॉबैक है। ये दो लिमिटेशंस हो गई। क्या लिमिटेशंस हो गई? ये देखो, ये यहाँ पे नंबर डाल दो, एक 1 और एक 2। पहली लिमिटेशन हो गई कि हायेक्स कंक्लूजन आर नॉट कंसिस्टेंट विद हिज ओन अजम्पशंस, और दूसरी हो गई ही बिगिंस विद टेकिंग इंडिविजुअल एज एन एंड बट एंड्स अप बाय रिड्यूसिंग हिम टू मीन्स। ठीक, डन, फाइनल। चलो, हायेक के व्यूज कंप्लीट हुए और ये लेक्चर होता है समाप्त। अब आपको मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जो कि इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा। फिर हम आराम से, नहीं आखिरी नहीं होगा यार, मतलब अभी इसमें और जुड़ेगा, कुछ छोटे छोटे टॉपिक अगर रह जाएंगे और टाइम के साथ आगे दिखेंगे या फिर कुछ भी नया ऐसा मिलता है तो वो प्लेलिस्ट में ऐड होता जाएगा। पर अगर फॉर्मली देखा जाए तो फॉर्मली हम एंड कर रहे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने कवर कर ली। अब छोटी छोटी चीजें बची वो विद टाइम धीरे धीरे इसमें ऐड होती रहेंगी। ठीक है, तो चलो अभी के लिए समाप्त करते हैं लेक्चर को, और ऐसे ही जुड़े रहिए मजे करने के लिए साथ में, और साथ में पढ़ने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको नए वीडियो में।